हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यू नो वी आर इन चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो उसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड यूं कह सकते हैं कि उसी रिलेशन का एक एप्लीकेशन बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो बात यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की होती है। तो जो ये वर्ड है इक्विपोटेंशियल, इसको हम टू पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल को। तो इक्वी जो ये वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है, ग्रामेटिकली इसका मीनिंग होता है सेम, और ये जो पोटेंशियल वर्ड है ये इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो जो इक्विपोटेंशियल वर्ड है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ओके, और वही सरफेस की बात हो रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ये वो सरफेस होता है, ये एक 3D सरफेस होता है जिसपे क्या होता है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम। इसके डेफिनेशन को ड्राफ्ट करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहता है? इट इज दैट सरफेस, इट इज दैट 3D सरफेस। 3D शेप का होता है, 3D in shape होता है। It is that 3D surface at every point on it value of electric potential is same। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, सपोज दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की किसी भी टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है। ठीक है, बताएंगे कि कैसे आप ड्रॉ करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। बट सपोज करो कि मैं इस सरफेस को नाम दे देता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे, सपोज कीजिएगा यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। अब हम थोड़ा सा और आगे इसको डिस्कस करें तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसकी शेप क्या रहती है? ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ज्योमेट्री ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ज्योमेट्रिकल शेप लिख दो तो ज्यादा बेटर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो बेटा, ज्योमेट्री की हम बात करें तो या ज्योमेट्रिकल शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या रहती है वो हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कि अपने पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे? ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास कोई भी एक ऐसा सरफेस हो, ठीक है, जिस पे क्या हो कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, और जहां जिन जिन पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है उन सभी पॉइंट को आप क्या है ज्वाइन कर दो, और सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर शेप का एक सरफेस मिलेगा, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ए पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज का एग्जांपल लेते हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज। बिल्कुल इजी टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज में क्या है बेटा, आपके पास में एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और कोई भी चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होती है। सपोज करो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे जितनी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी तो वो 360 पे होगी ना, 3D में एमिट होगी। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, मतलब क्या है कि हर एक डायरेक्शन में 3D पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी। या यूं समझिएगा, एक आपके पास पॉइंट चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी।
ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब आप समझते हो ना, ठीक है। मतलब क्या है, एक स्फेरिकल पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज से मान लो कि मैंने एक पॉइंट लिया, ये जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया वो भी r डिस्टेंस पे है। ऐसे मैंने क्या है कुछ पॉइंट लिए जो इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। और इन सभी पॉइंट को फिर मैं क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको ये जो पॉइंट लग रहा है ये सर्कुलर है या स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल सिमेट्री, ये क्या होगा, स्फेरिकल होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से 360 के एंगल पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी। फिर आप क्या करो, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, उस r डिस्टेंस ऊपर इधर, r डिस्टेंस इधर, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। और इन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगी, उस जो सरफेस मिलेगा, उसी सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा। ऐसे मान सकते हो आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट हो रही है 360 के पैटर्न पे, स्फेरिकल पैटर्न में। और फिर क्या है, आप उस चार्ज को सेंटर मानते हुए आप क्या करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट हो रही है, इस चार्ज से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दो। और फिर उन सभी पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो आपको एक 3D पैटर्न मिलेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो 3D में एमिट हो रही है। तो एक जो आपको ये जो स्फीयर मिलेगा, इस स्फेरिकल शेप का यहाँ पे क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या रहेगी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, ये वाला D है, 4 पॉइंट ले लेता हूँ, काफी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सारे पॉइंट इस चार्ज से एक फिक्स डिस्टेंस पे है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे भी आप E F कोई भी पॉइंट लिख सकते थे, ठीक है। मैंने कन्वीनियंस के लिए 4 ही पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं। तो इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। क्यों रहेगा, ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q अपॉन में 4πε0 r। तो आपने देखा कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब देखो अब सभी के केस में डिस्टेंस r है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, तो हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, आप ऐसे लिखोगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। कहाँ पे होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होगा, इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये मान लो डिस्टेंस r थी, तो मैं एक r1 डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, r1 डिस्टेंस पे, और फिर उन सभी पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, जो क्या होगा, अगेन स्फेरिकल शेप में होगा। और इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि इन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनकी डिस्टेंस इस चार्ज से हर साइड में क्या होगी, फिक्स होगी, और डिस्टेंस फिक्स होगी तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं कहता हूं कि सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट W है, यहाँ पे एक X है, यहाँ पे एक पॉइंट Y है, यहाँ पे एक पॉइंट Z है, 4 पॉइंट दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल एट W पॉइंट है वो पोटेंशियल एट X, पोटेंशियल एट Y और पोटेंशियल एट Z, इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। और ये भी क्या बन जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। दिस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये क्या, अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप है वो पॉइंट चार्ज के केस में कैसी रहती है, स्फेरिकल। फिर एक स्फीयर के ऊपर एक दूसरा स्फीयर आ सकता है, फिर एक और तीसरा स्फीयर आ सकता है। तो हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप है वो रहेगी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल,
क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल बनेंगे। जैसे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके ऊपर एक फुटबॉल, फिर उसके ऊपर एक बड़ा फुटबॉल और उसके ऊपर कवरिंग में एक और बड़ा फुटबॉल लाइक, ठीक है। तो इस टाइप के क्या बनेंगे, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के केस में। जल्दी इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैंने आपको पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने बताए थे, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें। उसके बाद में क्या है, जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो आपकी उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्या है कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। जो पॉइंट ए है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, VA, और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है दैट इज VB, ठीक है। दो पॉइंट है और एक पे पोटेंशियल VA है और दूसरे पे पोटेंशियल कितना है, VB है। अब मैं यूं कह दूं कि दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कैसा सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो हर एक जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मतलब क्या है, VA की वैल्यू भी V होगी और VB की वैल्यू भी कितनी रहेगी, V। अब सपोज करो मेरे को यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है। मेरे को A पॉइंट से B पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है। Q नोट मेरा टेस्ट चार्ज है और उसको A नोट से A पॉइंट से B पे लेके आना है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा, आप कहोगे सर W वर्क, और मैं कहूंगा ये वर्क डन कितना होगा, 0। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब तो ये हुआ आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आओगे तो कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा सर, आपके अकॉर्डिंग तो मेरे अकॉर्डिंग यस ऐसा ही होता है। क्यों, देखो मैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम A पॉइंट से टेस्ट चार्ज को B पॉइंट पे लेके आएंगे तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जिस पॉइंट पे फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB, उसमें से इनिशियली जहां से चार्ज लेके आते हैं दोनों का पोटेंशियल माइनस कर देते हैं और वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के, और वो वर्क डन के डिवाइड किससे करेंगे, जिस टेस्ट चार्ज को आप मूव करवा रहे हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन लिख दी आपने, ठीक है। ये क्या चीज है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग Q नोट टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B तक लाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये रहेगा VB माइनस VA, और वो फर्दर किसके इक्वल होगा, W जो वर्क डन जो A से B पे टेस्ट चार्ज को लाने के लिए किया गया, और Q नोट वो टेस्ट चार्ज है जिसको आप मूव करवा रहे हो A से B पॉइंट पे। अब आपको एक चीज तो पता है, आप लिखोगे V नो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पे क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, VA और VB दोनों पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। और हमने वो कितना बोला हुआ है, V, कितना बोला हुआ है, V। हमने कह दिया कि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, V। तो एक बात बताओ, VB पे भी V पोटेंशियल है, VA पे भी V पोटेंशियल है, V माइनस V इज इक्वल टू W बाई Q नोट, क्या रहेगा, 0 इज इक्वल टू W बाई Q नोट। और यहां से मैं वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वर्क डन कितना आया, 0। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B पे मूव करवाओगे तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो देखो, नो वर्क इज डन
in moving test charge from one to another point on equipotential surface पे हमें एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज प्रेटी क्लियर। ठीक है, अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ये कह रहे कि सपोज करो आपके पास में एक टेस्ट चार्ज है, मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज दिखाया है। ठीक है, कोई भी टेस्ट चार्ज होगा तो उससे क्या एमिट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी। मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होती हुई इस टेस्ट चार्ज से दिखा दी, और आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेरिकल पैटर्न पे निकलती है। ठीक है, स्फेरिकल पैटर्न में निकलती है, और इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जैसे इस चार्ज से यहाँ r डिस्टेंस, यहाँ r डिस्टेंस, यहाँ r डिस्टेंस, यहाँ r डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो एक स्फेरिकल पैटर्न में होंगे, और उन सभी पॉइंट्स को मैं जब कनेक्ट करता हूँ, उन सभी पॉइंट को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? एक सरफेस मिलेगा, एक 3D सरफेस मिलेगा जो कि स्फेरिकल शेप में होगा, फुटबॉल लाइक शेप में। मतलब इस पॉइंट चार्ज को एक फुटबॉल क्या करेगा? कवर करेगा, और उस फुटबॉल के सरफेस पे हर एक जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम होगा, क्योंकि फुटबॉल के सेंटर से फुटबॉल के सरफेस का जो डिस्टेंस है हर डायरेक्शन में क्या रहेगा? फिक्स। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो ये बना इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे भी बना सकते थे आप। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बनाया, तो यहां पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहा होगा? सेम। ध्यान देना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो यहां इस पॉइंट पे भी कितना रहेगा? 10 वोल्ट। यहां पे भी होगा 10 वोल्ट। ये वाला जो पॉइंट है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से आगे वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप एक बात बताओ, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से कम होगा या ज्यादा होगा? क्वेश्चन आपको बताना है। देखो ये चार्ज से क्या निकली है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मैंने आपको जब रिलेशन मैंने डिराइव करवाया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो E = -dV/dr, तो वहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? वो इंडिकेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, तो अगले पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। यहाँ पे कितना? 6 वोल्ट। यहाँ पे कितना? 6 वोल्ट। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो अभी आप सोच लो कि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सेम वैल्यू होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न ये नहीं था, बट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट पे आपको पूरा फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो इन सभी पॉइंट को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये जो मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं, क्या बनाए हैं? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं। ठीक है, अब मैं तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूं ना, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हर एक जगह 1 सेंटीमीटर है। जब मैं अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा ना, तो इस बार मैंने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है। इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है ना, तो इन यहां जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। ये चार्ज है, इसके इस वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या इससे दूर वाले जोन में? नेचुरल सी बात है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और फिर आगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। तो एक तो मैं पॉइंट यहां लूं और एक पॉइंट यहां लूं, तो इन दोनों पॉइंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, कह रहे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्या होगा, कम होगा। यहां पे क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, जहां इक्विपोटेंशियल क्लोजर होंगे, ठीक है। या यूं कहिएगा जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होता है वहां इक्विपोटेंशियल क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या रहेंगे, क्लोजर रहेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ेगा जैसे जैसे आगे, तो वहां पे आप देखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर चले जाएंगे। यहां पे देखो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। ये इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या चीज है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। आप लिखो सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, EF stand for electric field, equipotential surfaces remain closer to each other, एक दूसरे के क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। एंड इन रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, in region of weak electric field, separation between equipotential surface, increases, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको जल्दी नोट करो फिर आगे और डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में आप एक चीज ऐड कर लेना, फॉर द सेम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, the equipotential surface will be closer in the region of strong electric field and will be farther apart in the region of weak electric field, ठीक है। तो फॉर द सेम चेंज इन, वो लाइन में आपको बतानी भूल गया, उसी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इसी ये सेकंड प्रॉपर्टी है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम, एक केस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको और अच्छे से। देखो मेरे पास यहाँ पे एक कोई भी चार्ज था, आपको पता है उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इस तरीके से क्या एमिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उन पे हम वो पॉइंट चूज कर लेंगे जहां पे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे वो पॉइंट चूज करेंगे जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम है, सभी को हम फिर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से जो हमें सरफेस मिलेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये मिला है, ठीक है। और इस इक्विपोटेंशियल और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला है मेरे को, ये दूसरा ये मिला है, और तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे मिला है, ठीक है। बताऊंगा इनके बीच में गैप क्यों ज्यादा होता है। मतलब आप ये एक पॉइंट लिखोगे, फॉर द सेम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर द सेम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, देखो क्या होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है विल बी क्लोजर, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेंगे, क्लोजर होंगे। क्यों होगी वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है।
और इक्विपोटेंशियल सरफेस will be farther apart. इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होंगे? ये तो होंगे इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. फार्दर अपार्ट कहाँ होंगे? इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी जो मैंने लिखवाया था उसके साथ में फॉर द सेम चेंज वाली लाइन नोट कर देना बेटा. यहाँ पे मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला. मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30. फर्स्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे 30 वोल्ट. अगले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? यहाँ पे पोटेंशियल 30 वोल्ट, यहाँ पे 25 वोल्ट. और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मैं यहाँ कहता हूँ पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट. ठीक है, मतलब क्या है? इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ पोटेंशियल 30 है, यहाँ पे 25. डिफरेंस कितना है? 5 का. यहाँ 25 है, यहाँ पे कितना है? 20. यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आया? 5 का. मतलब क्या है? इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया? 5 वोल्ट. डीवी क्या चीज होता है? चेंज इन पोटेंशियल. तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो डिफरेंस आया वो 5 वोल्ट का आया. और इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया? 5 वोल्ट का. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो आपने एक रिलेशन स्टडी किया था, ठीक है, वी नो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन याद है? आई नो. E इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस dV बाई डी आर. माइनस dV बाई डी आर. अब मैंने यहाँ पे जो कंडीशन ले रखी है ना, वो कौन सी ले रखी है? फॉर द सेम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल का चेंज है वो सेम हो. मतलब dV की वैल्यू हर एक केस में क्या रहेगी? सेम, या क्या रहेगी? कांस्टेंट. dV क्या होता है? यहां और यहां के पोटेंशियल का डिफरेंस, यहां और यहां के पोटेंशियल का डिफरेंस. यहां पे भी 5 वोल्ट बना, यहां पे भी 5, तो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल कितना बना? 5 वोल्ट का. तो हमने चेंज इन पोटेंशियल क्या कर दिया? कांस्टेंट. ठीक है, ऊपर वाली चीज क्या होगी? कांस्टेंट. तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसे बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन में dr. ठीक है, अब हम रिलेशन को उल्टा करते हैं. तो ये रिलेशन ऐसा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में dr. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डिस्टेंस. अब डिस्टेंस किसकी? डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लो मैं पॉइंट A कहता हूं, यहाँ पे पॉइंट B कहता हूं, यहाँ पे C. तो पॉइंट A और B के बीच का कुछ डिस्टेंस है ना? डेफिनेटली है. पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस कितना बना? इतना बना. और पॉइंट B और C के बीच का डिस्टेंस कितना बना? इतना बना. ठीक है, यहां इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस कम है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा. ठीक है, अब देखो क्या है, आपको एक चीज का जवाब मिल गया इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से. ठीक है, आप बताओ, इफ dr डिक्रीजेस, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, dr डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा. बात समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे एक तो dr यहाँ पे इतना है, एक dr यहाँ पे इतना है, चेंज इन डिस्टेंस यहाँ पे इतना है, यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है. तो यहाँ चेंज इन डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये वाला जोन मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वो जोन है जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज है. यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, और दूसरी सिचुएशन,
आप ये देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ dr ज्यादा है दोनों के बीच में। अब क्या है, अब मैं आपसे यूं कहता हूं कि बेटा एक बात बताओ, इफ dr इंक्रीज करता है तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में हमने गैप ज्यादा दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है नेचुरली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये वाला रीजन कौन सा बन जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन, ठीक है। ये पूरा रीजन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जल्दी नोट करो, फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular to equipotential surface। छोटी सी प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छी बात बता रही है अपने को, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी 90 के एंगल पे होगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो यहां पे आपको पता है हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, वी नो, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहता है कि सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, तो इस पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे ना, ये रेड कलर इस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक मत बनाओ, कई सारी बनाओ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इस पे आपने ये जो रोटेटेड लाइन ड्रॉ की है ना, इस पे इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे सेम है। तो क्या कह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप डिस्कस कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 का एंगल होगा, ना, ठीक है। अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे। देखो आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, हमने देखा था dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये रिलेशन याद है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच वाला। अब हम बात करेंगे फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो चेंज कितना होगा, जीरो होगा, चेंज तो कोई होगा ही नहीं, ठीक। हर क्यों, बिकॉज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा तो उनका चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू, मैं माइनस के सिंबल को यहाँ नेग्लेक्ट कर देता हूँ, आपको पता है इस रिलेशन में क्या डिपिक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जीरो इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं ई डी आर कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, तो ई वेक्टर डॉट डी आर को क्या लिखेंगे, ई डी आर कोस थीटा। अब यहाँ पे बताओ इस इक्वेशन से क्या जस्टिफाई हो रहा है कि ई डी आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वहां पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, ठीक है। और अब एक बात बताओ, हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है वहां पे, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या ना ये हो सकता, dr भी नहीं हो सकता जीरो के इक्वल, ना तो ये जीरो के इक्वल हो सकता, ना ये जीरो के इक्वल हो सकता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कौन सी है, तो फिर cos थीटा जीरो होगा। सो क्लियरली cos थीटा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और आपको पता है cos थीटा जीरो को, cos जीरो को क्या लिख सकते हो, cos 90, ठीक है। अब टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड,
आप क्या लिख सकते हो, वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच था, यहाँ पे थीटा किस किस के बीच था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, डी आर का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब हम टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, वो होता है। तो यहाँ पे जो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस भी की थी जब न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो एक बात बताओ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस से मैं टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या तो ऊपर लेके जा सकता हूँ या नीचे लेके जा सकता हूँ। तो दोनों ही केस में वर्क डन कितना होगा, जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब चाहे हम ऊपर चले चाहे नीचे चले, हम कहाँ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री के एंगल पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 के एंगल पे चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है, यहाँ से क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। बस ये 90 वाली लाइन, ये पॉइंट है, अच्छे से समझ में आया। हाँ, हम एक और चीज देखते हैं, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, ठीक है, और उस पॉइंट चार्ज के कारण मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर दिया। सपोज करो मैंने ये इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ आप, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर मैंने एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, इन दोनों, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, थोड़ी सिमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इन दोनों के बीच में सपोज करो गैप इतना है, तो अगला मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, उसके बीच में तो गैप क्या होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वाला प्लस पॉइंट, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये सेंटर, ये वाला फर्स्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस ले, इसकी स्फेरिकल शेप है, ठीक है, और ये इस स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइन इस सरफेस पे कितने का एंगल बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी ना। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90। अरे आपको पता है, स्फीयर के सेंटर से कोई भी लाइन उसके सरफेस को टच करती है ऊपर, ठीक है सर, मतलब उसके सरफेस पे कोई भी लाइन ज्वाइन करते हैं, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आप कोई भी इस, ये फिर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगेन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 90, ठीक है। फिर इस वाले की बात करें, ये भी कितना हो जाएगा, 90 90, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के केस में भी हमें देखने को मिलता है, तो इसको नोट करिए। फिर आगे नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हमारे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम, मतलब दोनों चार्ज ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है। तो ये जो कंडीशन है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जैसी बन गई ना, लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके बेटा। सो हम बात करें तो चार्जेस की, सपोज करो मेरे पास एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको पता है जो चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होगी, ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ड्रॉ कर दो, जितनी आप चाहो उतनी, ठीक है, आपकी विल है, जितना आपको अच्छा लगता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आप ऐसे एमिट होती हुई दिखा दो, ठीक है। ये आप पे है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है बेटा। और ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने दिखाई, ठीक है। फिर क्या होगा, दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा भी तो होगा ना
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आके यहाँ एंटर करेगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पे एंड होती है, ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पे एंड होती है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दो, कुछ कुछ आपस में कट नहीं करना है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे दिखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण। अब हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो क्या रहेगा, देखो अब ये एक पॉइंट चार्ज पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, अभी प्रीवियस क्लास में हमने किया था, ठीक है। तो देखो आपको ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। इसके पास में ही मैंने क्या किया, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, किया, ठीक है। बेटा अब एक चीज का ध्यान रखना है, मैं यहाँ की बात करूं और इस वाले जोन की, देखो पॉजिटिव चार्ज से इस वाले जोन की बात करूं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच वाले जोन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होता है, दोनों चार्ज के बीच में। दो अपोजिट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और दो सेम चार्ज हो तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। मैं बिल्कुल मिड पॉइंट की बात नहीं करता, इस वाले रीजन में देखो, इस वाले एक तो रीजन फर्स्ट है, एक रीजन सेकंड है। रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और आपको पता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ज से हम इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इस वाले रीजन में गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डन। बट इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम होता है ना, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल क्लोज बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। आई थिंक मेरी बात समझ पाए हो आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले गैप 2 सेंटीमीटर का था तो अब हम 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जोन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, डन। बिल्कुल इजी सी बात है, कोई ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। अगला केस बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो बेटा, इस वाले केस में क्या है, अब मैं नेगेटिव वाले चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं, ठीक है। पहले कोई भी ड्रॉ कर लो जो आपको ठीक लगता हो, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सिंगल ड्रॉ करेंगे तो किसका क्लोज का तो कोई केस ही नहीं बनेगा। अब मैं दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने किया, जैसे यहां पे किया इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने यहां से ड्रॉ किया ऐसे, इतना गैप रखा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे फिर दो रीजन बन गए, रीजन फर्स्ट और ये रीजन सेकंड। रीजन सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, फर्स्ट में ज्यादा है, क्योंकि ये इन दोनों चार्ज के बीच वाला जोन है, ठीक है। तो वन इस वाले जोन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल के बीच में गैप कम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जब इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस को जब हम आगे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो गैप क्या दिखाना है आपको, ज्यादा, ठीक है। फिर एक चीज का ध्यान देना, अब मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इन दोनों के कंपैरेटिवली आगे गैप और कम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आप एक काम करो, बिल्कुल क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर देंगे। पहले वाला गैप 2 सेंटीमीटर का था, तो इस गैप को 1 कर देंगे, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखोगे ज्योमेट्री में, ठीक है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे गैप कितना होगा, पहले वाले से और ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ गैप और ज्यादा होना चाहिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है। बिल्कुल इजी सा मेथड मैंने आपको बताया है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। कई लोग यहाँ पे भी लाइन बना देते, यहाँ पे भी लाइन बना दे, बस बात खत्म। आपने क्या है, डायपोल बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, पोटेंशियल ड्रॉ, इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों केस में ड्रॉ कर दिए। आपने कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि
कि इस वाले केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होते जाएंगे तो फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप आता जाएगा। सेम यहाँ पे बस ये बात बतानी है, इतना ही डायग्राम ड्रॉ करना है। अलग अलग बुक में, अलग अलग नोट्स में जो भी आपको डिफरेंट डायग्राम मिलेंगे, बट मेरे को ये लगता है कि इससे इजी कुछ भी नहीं है। ओके, इक्विपोटेंशियल ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज हम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास जो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज है उनके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे रहेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। वही पैटर्न सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। फिर मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो एक और पॉजिटिव चार्ज है तो इस जैसा ही बना लूं, ब्लू कलर में दोनों सेम है, डिफरेंस क्यों क्रिएट करें, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एमिट होगी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। फिर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ निकलेगी, बट आपको पता है दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इधर जाने की कोशिश करेगी और वो ऐसे डाइवर्ट कर जाएगी, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे डाइवर्ट करेगी। सेम कहानी यहाँ से होगी, यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसा होता है। पहले जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो उस केस में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना काम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। एक बेटा एक बात बताओ, जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? बेटा दो पॉजिटिव चार्ज जब भी रहेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो होता है। सो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे इन पे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो ड्रॉ कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है फर्स्ट, ठीक है। फिर अब इसके बाद में जस्ट ए मिनट वेट, ओके। अब मैं इसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस जब मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, देखो। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे हम इधर जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जाएंगे इस डायरेक्शन में तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ तो जीरो होना है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में भी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप को इंक्रीज करते हुए चलना है, ठीक है। सो मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक और ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। एक ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है पहले, ठीक है। फिर जब मैं अब एक बात बताऊं, इस डायरेक्शन में एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो पहले इनके बीच में गैप 1 सेंटीमीटर है, तो अब जो ड्रॉ करूंगा तो उसके बीच में गैप मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा, गैप बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फार्दर अपार्ट। तो उस केस में अगला मैं ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो इस डायरेक्शन, यहाँ गैप 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, मतलब लेमन लैंग्वेज में वैसे ही बता रहा हूँ, गैप इंक्रीज करना आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तब भी हमें गैप क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। यहाँ गैप कम था तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, फिर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं। अब अगली बार मैं ड्रॉ करूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो नेक्स्ट टाइम जो, अब इन दोनों के बीच में गैप 2 सेंटीमीटर है, तो अगला सरफेस जब मैं ड्रॉ करूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने में। तो अगला मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी, तो इस डायरेक्शन में भी इक्विपोटेंशियल के बीच में गैप इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बेटा।
अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या कर देना है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हम अपनी थियरी लगाएंगे। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच में गैप 1 सेंटीमीटर है, तो अगला ड्रॉ करूंगा तो गैप 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी फील्ड डिक्रीज कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो मैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो ड्रॉ करता हूं, अगला तो उसमें गैप मेरे को बढ़ाना पड़ेगा इसके कंपैरेटिवली, पहले दोनों जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा, आप गलती मत कर देना, ठीक है। और यहाँ के मुकाबले भी गैप क्या है, बढ़ना चाहिए, तो गैप हमने बढ़ा दिया, ठीक है। मेरी ड्राइंग ऐसी है, लेकिन आपको थोड़ा और अच्छी एक्सीलेंसी के साथ में डायग्राम बनाने, कॉन्सेप्ट यही रखना है, ठीक है। और अब अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मेरे को गैप क्या है, इन दोनों से ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ठीक है। देखो इससे इसके कंपैरेटिवली यहाँ गैप कम है, इनके कंपैरेटिवली यहाँ गैप सॉरी इसके कंपैरेटिवली यहाँ गैप ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फील्ड कम है। सिमिलरली यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा है, ठीक है। तो जहाँ फील्ड डिक्रीज होगा, चार से जितना दूर हम जाएंगे फील्ड डिक्रीज करेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में क्या है, हमें जो गैप हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर देना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया है, ये आप लिख दो क्या चीज है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और यहाँ पे जो ये वाले हैं ये भी हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। किस केस में, जब दोनों के दोनों चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख लोगे ना, ठीक है। When electric field decreases, then the separation between two electric potential will increases, ठीक है। तो दोनों के केस में इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बात आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी, कोई रेफरेंस बुक है वहां पे भी लिखी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, ओके। सो जल्दी अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसको नोट करें। We'll discuss about equipotential surface in case of uniform electric field. अब हम uniform electric field के केस में equipotential surface draw करेंगे। बेटा you know very well that we can draw equipotential surface by drawing these electric field line which are same in direction and equidistant। ये electric field line क्या है, same direction में है, length इनका equal है, ठीक है। और इस केस में इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड कलर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, ये तो आप एक प्लेन पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है। बट जब रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो वो कैसे होगी, ये मार्कर देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ऐसे, मतलब इस तरीके से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऊपर होगी, कुछ नीचे होगी, कुछ लेफ्ट में, राइट में, मतलब 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव करेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे। अब एक बात बताओ, यहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने जस्ट 4 ड्रॉ की है। अब कुछ पॉइंट यहाँ होंगे, कुछ पॉइंट यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। अब इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो एक आप कहोगे कि सर ये तो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन बनी। स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, ये तो प्लेन में बनी है। इन रियलिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या 3D में है ना, तो उस केस में जो शेप हमें मिलती है वो प्लेन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्लेन। जो इस प्लेन, ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो ये जो प्लेन मिलेंगे ऐसे परपेंडिकुलर मिलेंगे, ठीक है।
मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इन पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, उन सभी पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है तो हमें ये प्लेन्स की शेप मिलेगी, ठीक है। तो एक प्लेन ऐसे बनेगा, दूसरा प्लेन ऐसे बनेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस की ही बात कर रहे हैं। तीसरा प्लेन ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सारे हमें प्लेन्स ड्रॉ कर देने हैं और ये प्लेन्स ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या चीज है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, एक और चीज हम नोट करते हैं कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करते हैं प्लेन की फॉर्म में, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। मतलब आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ ड्रॉ किया है तो दूसरा इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ होगा, तीसरा क्या होगा? नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ होगा। तो इन सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के केस में जो गैप है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट्स व्हाई हम ये भी कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्विडिस्टेंट, मतलब सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें इसके अबाउट तो लिख सकते हो। लिखो इन दिस केस equipotential surfaces will be in form of plane, perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड के ये प्लेन्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एंड these equipotential surfaces are equidistant also। इन सभी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इक्विडिस्टेंट ऑल्सो, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी कौन? जैसे देखो ये डिस्टेंस कितना x है, ये कितना x है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विडिस्टेंट, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बेटर कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊँ। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।